विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। आज अभी हमने संविधान सभा के गठन के बारे में 3 वीडियो देखे। हाँ, उसी में जोड़ना चाहिए था, लेकिन किसी तकनीकी समस्या के कारण एक अलग वीडियो आपको दे रहा हूँ, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल तथा संविधान सभा के अन्य कार्य। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, क्योंकि आपको पता ही है देश का बंटवारा हुआ, तो 389 सीटें थी संविधान सभा में, वो घट के हो गई 299। ठीक है, बाकी मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान, वो 5 सदस्य चले गए पाकिस्तान। तो अब नए मंत्रिमंडल की जरूरत थी, तो हम इसको कहते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब पहला चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा उसको हम कहेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव के बाद बना हुआ मंत्रिमंडल या निर्वाचित मंत्रिमंडल। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचित मंत्रिमंडल ये सही रहेगा। अब यहाँ देखते हैं स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना उसमें चीज़ें क्या थी। अभी ये ध्यान रखना है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना था। ठीक है, लेकिन ये मंत्रिमंडल कब गठित हो रहा है? 15 अगस्त 1947 के बाद। तो अब देखना है कि इसमें अभी कंडीशन वही है कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन होगा? जो उस समय गवर्नर जनरल होगा, या वायसराय भी कह सकते हैं, कहीं कहीं वायसराय भी लिखा होगा। तो गवर्नर जनरल ही अध्यक्ष था, और उस समय जब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन। अब अगर कभी भूले भटके ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति, तो थोड़ा सा टेक्निकली दृष्टिकोण लगाना होगा। टेक्निकली दृष्टिकोण ये कि देश का संविधान लागू होने के बाद देश का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तो उसी एंगल से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ अगर राष्ट्रपति पूछ लिया स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, तो लॉर्ड माउंटबेटन ये लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं शामिल क्या था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ इनके पास 2 मंत्रालय थे, एक था विदेश और एक राष्ट्रमंडल मामले। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल में इनकी क्या स्थिति थी, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। याद होगा आप लोग को, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष थे, लेकिन इस स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू का जो पद है वो पद है प्रधानमंत्री, और इनके पास 2 विभाग हैं, एक विदेश और दूसरा राष्ट्रमंडल संबंध। ठीक, दूसरे नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें बनाया गया उप प्रधानमंत्री। साथ ही साथ इनके पास था गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके साथ साथ देशी रियासत मामले मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। ठीक है, तीसरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग या खाद्य एवं कृषि मंत्री। चौथा नाम डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, ये हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन। बलदेव, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय। जगजीवन राम, श्रम। जगजीवन राम को ध्यान में रखना है कि जगजीवन राम अंतरिम मंत्रिमंडल में भी इनके पास श्रम मंत्रालय ही था। CH भाभा, वाणिज्य मंत्रालय। रफ़ीक अहमद किदोई, संचार मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर से ध्यान में रखना है कि पहली महिला जो मंत्री बनी भारत की। ठीक है, या कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के बाद या भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली महिला जो किसी मंत्री पद पर पहुंची वो हैं राजकुमारी अमृत कौर, कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये विधि या कानून मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। NV गाडगिल, इनके पास है खदान कार्य एवं ऊर्जा मंत्रालय। और अगला नाम है
RK शनमुगम शेट्टी, इनके पास था वित्त मंत्रालय। तो ये 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे। ठीक है, 5 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पॉइंट्स देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्यों में। ठीक है, संविधान सभा ने और क्या क्या कार्य किए संविधान बनाने के दौरान। ये भी ध्यान रखना होगा, सिर्फ जब वो संसद की तरह काम कर रही है तो भारत के संबंधित कई कार्य भी उसने किए होंगे। तो इस दौरान कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए उस पर हम देखते हैं। एक तो प्रमुख कार्य आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुना। ठीक है, ये हो गया एक प्रमुख कार्य। अब आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल संगठन ऐसे देशों का समूह जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रह चुके हैं या ब्रिटेन की उपनिवेश रह चुके हैं। ठीक, लेकिन ये स्वैच्छिक है इसकी सदस्यता, वो देश चाहे तो सदस्यता ले, देश चाहे तो सदस्यता न ले। तो प्रश्न ये उठता है कि भारत राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ या इसकी सदस्यता का सत्यापन कब हुआ। तो वो डेट है मई 1949। ठीक है, मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। या ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद भी भारत ने कह दिया था कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। ठीक है, इसकी सदस्यता का सत्यापन जो हुआ मई 1949 में। ठीक, उसके बाद 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखनी है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। आज जो हम ध्वज देख रहे हैं ना, तिरंगा, इस तिरंगे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, और 24 जनवरी को ही, और ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। अब ये ध्यान रखना है कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। जब राष्ट्रगान को अपना लिया गया तो यहाँ दो चीज़ें थी कि राष्ट्रगान का गायन कितने समय में होना चाहिए। तो राष्ट्रगान का गायन, पूर्ण गायन 52 सेकेंड और संक्षिप्त गायन 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है, अगर पूरा गाया जाए तो 52 सेकेंड, अगर इसको संक्षिप्त गाया जाए तो वो अवधि है 20 सेकेंड। ठीक, अब उसके देखिए आगे देखना है हमको 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। तो राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, और संविधान सभा द्वारा दोनों को अपना लिया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब राष्ट्रगीत के संबंध में ध्यान रखिएगा, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रगीत का गायन किया गया था। ठीक है, अब अगला जो ध्यान में रखना है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से, अशोक स्तंभ से हमने राष्ट्रीय चिन्ह को लिया है। अब सारनाथ से जो अशोक स्तंभ लिया गया उसी को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया?
तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। अब ये राष्ट्रीय चिन्ह आया कहाँ से थे? सारनाथ, अशोक स्तंभ। सारनाथ से जो अशोक का स्तंभ मिला था उसके शीर्ष पर 4 शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं के सूचक हैं। ठीक, इसी को हमने जो है राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और ये हमने लिया मुंडकोपनिषद ने, या भारत सरकार ने लिया मुंडकोपनिषद से। ये भारत का ध्येय वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया, यहाँ 4 सिंह किस चीज़ के प्रतीक हैं? साहस और निर्भीकता के। ठीक है, ये 4 सिंह साहस और निर्भीकता के। और इसी चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक है चक्र, जिसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। ठीक है, राजकीय चिन्ह में ही एक चक्र भी है जिसमें 24 तीलियां हैं। ठीक, और ये तीलियां किसके प्रतीक हैं? तो समय की। ठीक, ये तीलियां समय, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो उसी तरह ये तीलियां समय को बताती हैं। अब ये ध्यान रखना है कि चक्र के दाईं ओर एक सांड है, चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, और ठीक इसके नीचे एक पट्टी है जिस पे मुंडकोपनिषद का सूक्त वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें थी। और एक चीज़ छूट रहा है कि हमने भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया? तो वो हमने अपनाया 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग हमने अपनाया। अभी राष्ट्रीय पंचांग आया कहाँ से था? क्या कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ये शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत। शक संवत का मतलब कनिष्क का शासनकाल। कनिष्क के शासनकाल से शक संवत की शुरुआत होती है, और वहीं से हमें मान लेते हैं। और भारत ने अपना जो राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया वो शक संवत को ही आधार बनाया। ठीक, और इसे हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो वर्तमान कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक जो महीने हैं, 7 हफ्तों में 7 दिन के एक हफ्ते में जो बटा हुआ है, यह है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही हमने इसको शक संवत वाले कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। अब ये ध्यान रखना है कि शक संवत वाला जो कैलेंडर हमने अपनाया, इसका पहला महीना होता है चैत्र। ठीक है, चैत्र पहला महीना, और उसके बाद हमको देखना है आखिरी महीना फाल्गुन। फाल्गुन मतलब होली। हाँ, ठीक है, ये है हमारे संविधान सभा का गठन। इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और वो पार्ट है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत, कि भारत के संविधान में हमने कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, नोट्स तैयार करिए। अब एक नया सिस्टम लागू किया जा रहा है कि वीडियो डेली आपको 8 बजे अपलोड होके मिलेगी, या 8 बजे के बाद ये अब अपलोड रहेगी, 8 बजे के बाद ये पब्लिक हो जाएगी स्वतः ही। तो शाम का इंतजार ना करिएगा, सुबह से ही जो है ये वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हर दिन 8 बजे के आसपास पब्लिक होगी वीडियो, और कोशिश यही रहेगी कि डेली आपको कम से कम एक वीडियो ज़रूर मिले। साथ ही साथ अभी हमारी तैयारी है कि जल्दी करंट पे भी चर्चा होगी। तो इस तरह 2 वीडियो हम डेली देखेंगे। संविधान के पहले चैप्टर के बाद हम देखेंगे उद्देशिका, और उद्देशिका के बाद थोड़ा सा लेंगे ब्रेक, थोड़ा सा चलेंगे भूगोल की तरफ। भूगोल के कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, और 2 सब्जेक्ट की एक साथ शुरुआत करते हैं, और दोनों साथ लेके चलते हैं।
ठीक है, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को पूरा आधार दीजिए। आप थोड़ा मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।